जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा कि कनाडा इमिग्रेट करने का जो सबसे कॉमन और आसान तरीका है वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो मैं उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कनाडा इमिग्रेट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका जो है वो बहुत कॉमन है और बहुत आसान है, जो कहलाता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो उसका एक एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम होता है कि आप उसको एक एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अच्छा, मेरे सामने कुछ नोट्स पड़े हैं तो मैं अपने नोट्स जो हूँ रेफर करता रहूँगा जैसे जैसे मैं इस वीडियो पे बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, किसी इमिग्रेशन लॉयर की या इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, फॉर 99.99% ऑफ द केसेस आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन है, आप नौकरी कर रहे हैं और आप एज ए स्किल्ड वर्कर जो है आना चाहते हैं कनाडा। फॉर इंस्टेंस मेरे केस में मैंने एमबीए किया हुआ था। मैं जो हूँ वो फाइनेंस में जॉब कर रहा था एक अच्छी कंपनी में पाकिस्तान में, एंड इवेंचुअली उसी बेसिस पे, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे जो हूँ मैं एज अ स्किल्ड वर्कर जो हूँ कनाडा इमिग्रेट किया। अगर तो आपका एक बहुत स्टैंडर्ड केस है, आपको किसी इमिग्रेशन लॉयर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पर अगर हम कंसल्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कंसल्टेंट जो है वो हमारी बहुत सारी हेल्प कर देगा हमको, जो है जो हमको पता नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और कनाडा जो है वो चाहती है कि इमिग्रेंट्स आएँ। तो ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये जब आप अप्लाई करते हैं कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आ जाएंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप बेशक लॉयर कर लें या आप कंसल्टेंट कर लें या लाखों करोड़ों रुपए लगा दें, आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो प्रॉपर तरीका है। तो कनाडा का जो है वो बहुत उन्होंने अपना प्रोसेस और सिंपल करके लेट डाउन किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे भी, जो कि मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं। कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको सिर्फ तब है अगर आप बहुत लेज़ी हैं। लेज़ी से मुराद ये कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और टाइम आपको सिर्फ वीकेंड, 2 वीकेंड चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव वीकेंड्स अगर आप इस पर लगा लें, दैट इज़ इनफ। तो अगर आपके पास वो 2 कंसेक्यूटिव वीकेंड्स भी नहीं है और आप कह रहे हैं बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है और आपके पास बहुत पैसा है, तो बिल्कुल कंसल्टेंट हायर कर लें। दूसरा ये कि आपको फॉर्म भरना नहीं आता, ना अंग्रेज़ी में ना फ्रेंच में। फ्रेंच तो प्रॉब्ली हमारे साउथ एशिया में एग्जिस्ट करती नहीं है ज़्यादा लोगों को, तो हम इंग्लिश में ही भर रहे होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में फॉर्म भरना नहीं आता देन येस मे बी यू कैन गो टू अ कंसल्टेंट। बट अगर आपको इंग्लिश में फॉर्म भरना आता है, और जो कि आई एज्यूम आता होगा अगर आप एज ए फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आपके पास 2 कंसेक्यूटिव वीकेंड्स हैं जिसमें आप थोड़ी सी इसको स्टडी कर लें, ये वीडियो ज़रूर देखें, इसको भी सेव कर लें और इसको फिर से रेफर भी कर लें। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल के मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो कोई भी अगर बहुत इरेगुलर सा क्वेश्चन है, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको बाय द वे अगर आप गूगल भी करेंगे तो बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ ये क्वेश्चन सारे लोग आंसर कर रहे हैं। सो नेट आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक और डर लोगों को ये होता है कंसल्टेंट रिलेटेड कि अगर हमसे कोई मिस्टेक होगी फॉर्म पे तो क्या होगा। इस पर जिस तरह मैंने पहले समझाया कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो चाहते हैं कि आप कनाडा आए, वो चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सही हो। तो अगर एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो भी गई, इट इज़ ओके, दे विल जस्ट टेल यू कि ये मिस्टेक हो गई है, आप ये करेक्ट कर दें, और आप वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, ये मिस्टेक मुझसे खुद हुई है। फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी वाइफ का जो फॉर्म जब मैं भरा था तो उसमें मैंने बीच में गैप छोड़ दिया था, एक पार्ट ऑफ द फॉर्म मैंने फिल ही नहीं किया, फिल करना ही भूल गया। दे कॉन्टैक्टेड मी सेइंग कि आपने फॉर्म पूरा फिल नहीं किया, आप बता देंगे डिटेल्स क्या हैं, और मैंने उनको डिटेल्स बताई एंड दे टुक द डिटेल्स एंड दैट इज़ इट। उससे हुआ ये कि मेरी एप्लीकेशन 1 महीने से डिले हो गई, बट दैट इज़ फाइन एज अगेंस्ट पेइंग द एजेंट और द कंसल्टेंट इतने सारे पैसे। ठीक है, 1 महीना अगर आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाती है जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ मिस कर देंगे, इट इज़ परफेक्टली फाइन। कोई, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, you'll still get your immigration अगर आप एलिजिबल हैं। ये एग्जाम नहीं है, they want you in। अच्छा, एक कॉल आउट आगे जाने से पहले, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा हो तो एक तो लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं और मेरी वाइफ जो कि इस चैनल को मेंटेन करते हैं वो मोटिवेटेड रहें। दूसरा जो है सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जैसे ही हम इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें। चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं विद रिगार्ड्स टू कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका एंड लाइफस्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। अच्छा, प्रोसेस क्या क्या है। पहला ये कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करनी है कि क्या आप एलिजिबल भी हैं या नहीं कनाडा आने के लिए। एलिजिबिलिटी एग्जाम्पल क्या है कि कनाडा को एक सर्टन नंबर ऑफ स्किल्स चाहिए होते हैं अपने मुल्क में हर साल। किसी साल उनको मार्केटिंग के लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, किसी साल सेल्स के लोग, किसी साल डॉक्टर, किसी साल इंजीनियर, किसी साल फाइनेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका जो प्रोफेशन है वो एलिजिबल भी है कनाडा आने के लिए या नहीं। ये एक एग्जांपल है, इसमें और भी बहुत सी एलिजिबिलिटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी एज वो है, प्रॉपर एज है जिसमें आप आ सकें, क्या आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपके पास सफिशिएंट पैसा है। बाय द वे पैसे पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको
कितना पैसा आपके पास होना चाहिए और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने की। तो वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई विल लीव द लिंक समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बट अदर देन दैट आपको ये डिटरमिन करना है कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। अच्छा, एलिजिबिलिटी की दो तरीके हैं। एक तो ये कि क्या आप एलिजिबल हैं ओवरऑल, लाइक इज़ योर प्रोफेशन देयर, इज़ योर एज द राइट एज, डू यू हैव द राइट मनी, जो कि मोटी मोटी कुछ चीज़ें जो कि आपके पास होनी लाजमी है। अच्छा, दूसरी एलिजिबिलिटी इज़ मोर विद रिगार्ड्स टू के क्या आप उस मेरिट पे भी उतरेंगे जिस पे कनाडा जो है वो लोगों को बुला रहा है। मेरिट से क्या मुराद है, कनाडा हर इंडिविजुअल को एक स्कोर अलॉट करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोफाइल दे हैव। अच्छा, स्कोरिंग पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं और कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। तो उसके लिए यू कैन चेक आउट द वीडियो हेयर, आई विल लीव द लिंक हेयर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बट उस स्कोर से आपको ये पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है या आपकी जो अट्रैक्टिवनेस क्या है कनाडा मूव करने की। तो बेस्ड ऑन योर एज, प्रोफेशन, योर लैंग्वेज स्कोर्स, क्योंकि आपने आइल्स का टेस्ट देना होता है, योर क्वालिफिकेशन एंड सम अदर डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड, उस पर आपको एक स्कोर अलॉट हो जाता है। अब होता है कि एवरी 2 वीक्स कनाडा जो है वो कुछ लोगों को इनवाइट भेजता है, जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनको इनवाइट भेजता है और उनको डिटर्मिन करता है कि किसको इनवाइट भेजनी है बेस्ड ऑन देयर स्कोर। सो करता ये है कि लेट्स से दे हैव टू कॉल इन 100 पीपल इन दैट पर्टिकुलर वीक, तो जो टॉप 100 के लोग होंगे जिनका टॉप स्कोर होगा उन सबको वो कॉल कर लेगा। सो एलिजिबिलिटी का दूसरा एंगल ये है कि आपको ये पता हो कि आपका स्कोर उन स्कोर से कितना दूर है जिनको हिस्टोरिकली और प्रीवियसली कनाडा जो है वो इमिग्रेशन के लिए इनवाइट या इन्विटेशन भेजता रहा है। फॉर इंस्टेंस आपका स्कोर है समवेयर अराउंड 340 और पिछले 1 साल में जितने लोगों को भी इनवाइट भेजा है कनाडा में उनका स्कोर वाज 470, तो आपके स्कोर का बहुत बड़ा डेल्टा है। तो इवन आप एलिजिबल हैं पर आपके पास वो सारे क्राइटेरियाज हैं बट वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि आपका स्कोर ज़्यादा हो और हेंस आपकी कभी इनविटेशन आपको आएगी नहीं कनाडा की तरफ से, आप उस मेरिट में फॉल करेंगे ही नहीं। And hence, in that case, there is no point in applying through the Federal Skilled Worker Program. Rather, you should apply through some other program, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। So first and foremost, figure out whether you are eligible or not. अगर आपका डेल्टा थोड़ा सा है, like score is let's say 470 and you are coming somewhere around 420, 430, you still have a good chance. So then you can move to step number 2. अच्छा, स्टेप नंबर 2 में आप ये करेंगे कि आप अपना आइल्स देंगे और अपना ECA करेंगे। पहले आइल्स पे बात कर लेते हैं। कनाडा चाहता है कि ऐसे लोग कनाडा में आएँ जो कि या फ्रेंच जानते हों या इंग्लिश जानते हों, क्योंकि इस मुल्क में या फ्रेंच बोली जाती है या इंग्लिश बोली जाती है। दे डोंट वांट पीपल जिनको बिल्कुल सिरे से इनकी लैंग्वेज या इनकी ज़ुबान आती ना हो। तो अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश या फ्रेंच नहीं आती देन यू हैव टू लर्न, और आपको आइल्स दे के प्रूव करना है कि मुझे सफिशेंट इंग्लिश या सफिशेंट फ्रेंच आती है। अब आपको जितनी बेहतर इंग्लिश या जितनी बेहतर फ्रेंच आती है, यानी कि आपके आइल्स में जितने ज़्यादा स्कोर होंगे आपको जो ओवरऑल स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपका। तो हर आइल्स के स्कोर का एक सर्टेन स्कोर होता है जो कि आपको अलॉट हो जाएगा। सो डूइंग बेटर इन आइल्स मीन्स कि आपके चांसेस ऑफ फॉलिंग इनटू दैट मेरिट आर हायर बिकॉज आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग लेट्स से 410 स्कोर, आपका स्कोर 440 होगा जस्ट बिकॉज यू हैड अ वेरी गुड आइल्स स्कोर एज अगेंस्ट हैविंग अ बैड आइल्स स्कोर। अच्छा, इनिशियली जब आप सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी डिटर्मिन कर रहे होते हैं उस वक्त आप कोई भी आइल्स का स्कोर डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरा मोर और लेस आइल्स का स्कोर ये आएगा। बट अब जब आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन की, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका आइल्स का स्कोर क्या है ताकि आप वो स्कोर इनपुट करें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप आइल्स दे दें ताकि आपको पता हो आपका स्कोर क्या है और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन शुरू करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन शुरू करने से पहले करनी है वो है ECA है अपनी डिग्री को क्वालिफाई करना कैनेडियन स्टैंडर्ड्स पे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अपनी डिग्री को क्वालिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं और उसमें एक स्पेशल स्मार्ट हैक्स भी हैं, क्योंकि अगर आपकी बैचलर डिग्री होगी तो आपके पॉइंट्स कम होंगे, अगर मास्टर डिग्री क्वालिफाई होगी तो पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी मास्टर डिग्री होती है लेट्स से फ्रॉम पाकिस्तान, पर कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको जो है बैचलर डिग्री क्वालिफाई किया जाता है और अगर वो बैचलर डिग्री क्वालिफाई होगी तो आपके पॉइंट्स गिर जाएंगे, अगर वो मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई होगी तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, तो आपके चांसेस ऑफ इमिग्रेशन बेहतर होंगे। एनीवेज, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस अलग से वीडियो पे जो कि मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी डिटर्मिन करें। एलिजिबिलिटी अगर है, स्कोर आपका अच्छा है या क्लोज टू वेयर द स्कोर हैज़ बीन इन पास्ट फ्यू वीक्स और पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स, मंथ्स प्राइमरली, ज़्यादा ईयर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट आपने पहले एलिजिबिलिटी अपनी फिगर आउट करनी है कि आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आप जो है वो मेरिट में
आ सकें अगले कुछ राउंड्स में। दूसरा, आपको अपना आइल्स और ESE देना है ताकि आप डिटर्मिन कर सकें कि आप जब एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें आपके आइल्स का स्कोर क्या होगा और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से आपको जो है स्कोर डिटर्मिन होगा अपनी एप्लीकेशन में। अच्छा, उसके बाद जो है आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएंगे, जिसके लिए अगेन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मैं समझाऊंगा कि वो ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या होता है। अगेन इट्स वेरी सिंपल। आप जाएंगे, अपना लॉगिन देंगे, अपना पासवर्ड, अपनी कुछ डिटेल्स डालेंगे विद रिगार्ड्स टू योर नेम, अपनी जो है एज एंड सम अदर डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू योर नेशनलिटी एंड ऑल, और आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल बन जाएगी। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो के। जब आपका ऑनलाइन प्रोफाइल बन गया, नेक्स्ट इज टू स्टार्ट फिलिंग इन द डिटेल्स। तो एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने सारी डिटेल्स भरनी है। आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आइल्स का स्कोर क्या है, ESE क्या है, सारी डिटेल जो आपसे वो मांगता रहेगा आपके बारे में, वो सब आपको बतानी है। तो जब आप सारा अपना फॉर्म भर देंगे, देन यू सबमिट दैट फॉर्म। फिर आप वो फॉर्म भर देंगे और सबमिट कर देंगे। अच्छा, अब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, आपको सिर्फ वो फॉर्म भरना है जो आपने सबमिट कर लिया। अब क्या करेगा कनाडा कि आपका जो है वो जो स्कोर है, जिसको CRS स्कोर कहते हैं, वो स्कोर डिटर्मिन करेगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, और वो स्कोर आपको बता देगा कि आपका स्कोर जो है लेट्स से 430 है, 440 है, 450 है, व्हाटएवर। फिर ड्रॉज होंगे, हर 2 हफ्ते बाद जो है वो ड्रॉज होंगे और उसमें जो टॉप के सर्टन लोग हैं या स्कोर वाले लोग हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका नाम आ जाता है, लेट्स से पहले राउंड में टॉप 100 के लोग सिलेक्ट होते हैं और वो जो मिनिमम स्कोर जो सिलेक्ट होता है वो है 470 एंड लेट्स से योर स्कोर इज 450, इसका मतलब आप क्लोज हैं। और अगले राउंड में जो टॉप के 100 लोग सेलेक्ट होंगे उसमें आप भी आ जाते हैं, क्योंकि अब स्कोर का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा गिर गया है, अब 440 तक आ गया। तो आपका चूंकि स्कोर 450 था, आपकी एप्लीकेशन पिक हो जाएगी। जैसी आपकी एप्लीकेशन पिक हो जाएगी, आपको आ जाएगा ITA कहलाता है इन्विटेशन टू अप्लाई, विच मीन्स कि आप जो हैं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन सबमिट की थी उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। सो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू टोल्ड देम, आप एलिजिबल हैं और आप कनाडा आ सकते हैं। अब जो है आपका प्रोसेस शुरू होता है कि आप प्रूव करें कि जो आपने हमको बताया था ऑनलाइन वो सच है, और अगर वो सच है तो आप कनाडा आ जाएंगे। तो अब जो है वो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, ITA आने के बाद आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें ESE, IELTS और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी मैरिज सर्टिफिकेट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आर आस्किंग यू, सब आपने सबमिट करना है। इसी दौरान आपको पुलिस रिपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप जो है वो अपनी पुलिस रिपोर्ट के लिए अप्लाई करें। पुलिस रिपोर्ट इसलिए होती है बिकॉज कैनेडा वांट्स टू मेक श्योर कि आप पे जो है वो कोई क्रिमिनल चार्जेस ना खुले हो, आपने कोई ऐसा क्राइम ना किया हो जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है कोई पुलिस में क्रिमिनल चार्जेस दर्ज हुए हों। तो यू जस्ट नीड टू अश्योर देम कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस दर्ज नहीं हुए। तो अपनी वो रिपोर्ट भी आप साथ साथ पुलिस की निकलवा लें, जो आपको इस डॉक्यूमेंट अपलोड के सेटअप में जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं आप अपनी पुलिस रिपोर्ट पहले करा लें, ताकि आप प्रिपेयर्ड हों, जैसी ITA आए तो मेरे पास पुलिस रिपोर्ट भी हो। जिस तरह आपके पास IELTS, ESE है, उसी तरह आपके पास पुलिस रिपोर्ट भी पहले से पड़ी हो, और एज सुन एज जो है वो ITA आया, आप अपनी पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट कर दें अलॉन्ग विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट आपको आएगी रिक्वेस्ट मेडिकल की, जिसमें डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जगहें हैं जहां आप अपने आप को प्रेजेंट करके अपना मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकते हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी, उसकी पेमेंट करनी होगी। जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो भी आपको सबमिट करनी होगी इस एप्लीकेशन के साथ। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें, उसके बाद आप अपनी पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के बाद आपको आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, विच इज़ आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी उनको मिल गई है और उन्होंने एक्नॉलेज कर ली है। अब वो करेंगे ये, दे विल मेक श्योर कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स ना हों, वो सही डॉक्यूमेंट्स हों, एंड बेसिस दैट अगेन दे विल जस्ट मेक अ डिसीजन। अच्छा, जैसे आप ये सबमिशन कर देते हैं और आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट हो जाती है, आपकी एज लॉक हो जाती है। एज लॉक होने से मुराद ये है कि एज का भी एक पॉइंट होता है। सो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जितनी आपकी कम एज होगी उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज कनाडा चाहता है कि यंग से यंग लोग जो हैं वो कनाडा इमिग्रेट करें। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, आपके पॉइंट्स कम होते रहते हैं। बट वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, अब आपकी एज अगर बढ़ भी जाए तो आपके पॉइंट्स कम नहीं होंगे। लेट्स से अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन ने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू बता दिया कि आपका स्कोर 450 है, और 2 दिन बाद आपकी एज बढ़ जाती है, जिसका मतलब ये कि आपका स्कोर जो है 450 नहीं रहना चाहिए, 440 हो जाना चाहिए। बट चूंकि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, तो आपका स्कोर 450 पे ही लॉक हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। बिकॉज अब अगर एप्लीकेशन में डिले आता है या कुछ स्लो डाउन हो जाती है, जिस तरह कोविड के टाइम में हो गई थी, या कोई आपकी वजह से स्लो डाउन हो जाती है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, कुछ सबमिट नहीं किया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी एज जो है वो लॉक हो चुकी है। इसी तरह आपका आइल्स का स्कोर जो है वो अब से लेकर 2 साल तक वैलिड होगा, और आपका जो ECA है उसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी। सो आपके पास ये सारी वैलिडिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। एज आपकी लॉक हो गई है, आइल्स की 2 साल की वैलिडिटी है, और ECA 5 साल की वैलिडिटी है। बट प्रॉब्ली सिंस आपने सबमिट कर लिया है, अगले 6 महीने से 1 साल तक, 12 महीने तक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा टू मूव फॉरवर्ड।
अगला जो इसमें स्टेप होगा वो होगी कॉल फॉर बायोमेट्रिक्स, विच मीन्स उन्होंने आपकी एप्लीकेशन देख ली है, एवरीथिंग इज़ राइट एंड दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप जो है वो सही इंडिविजुअल हैं और वही इंडिविजुअल हैं जो कि आप क्लेम कर रहे हैं। और आपका डाटा बैक चेक करने के लिए आपकी बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है कि अगेन आपने जो जो चीज़ें क्लेम की हैं वो आपके बायोमेट्रिक से मैच हो रही है नहीं हो रही, तो आप अपना बायोमेट्रिक सबमिट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में हैं तो ये VFS के थ्रू सबमिट हो जाता है। अच्छा, इसी दौरान हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट आए, अगर कोई इनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देखना है या आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है या कोई सच कोई एप्लीकेशन पे मिस्टेक हो गई है जो आपने करेक्ट करनी है, तो उसकी सारी रिक्वेस्ट आपको इसी दौरान आ जाएंगी। ये सब करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि कनाडा जो है आपका सारा बैक चेक करके कंफर्म करेगा और बोलेगा आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर लें, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगाना है। और जैसे आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर लेंगे सो विद इन अ मंथ जो है आपका वीज़ा लग जाता है, जिसको COPR कहते हैं, विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। उस पर वीज़ा लग जाएगा सेइंग कि आपका जो है एंट्री इन कैनेडा इज़ वैलिड और दिस वीज़ा इज़ वैलिड टू एंटर इन कैनेडा इन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाएगा दे लेट यू नो कि आपका वीज़ा लग गया है और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे तो आपको COPR मिल जाएगा, विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, विच मीन्स कि आप जो है वो अब कैनेडा एंटर हो सकते हैं उस वीज़े पे। यूजुअली उस वीज़े की वैलिडिटी 12 महीने से कम की होती है। सो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और लेस वट एवर इज़ द वैलिडिटी ऑन दैट वीज़ा, आपको जो है कैनेडा में अपनी लैंडिंग करनी है इमिग्रेट करने के लिए। सो ये वो सारे स्टेप्स थे जो आपको गुजरना पड़ेगा, जिन स्टेप्स से फॉर यू टू गेट योर कैनेडियन इमिग्रेशन। इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आई एम श्योर आपको और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत हेल्पफुल लगेंगी, जिसमें एक वीडियो है जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं मैं और मेरी वाइफ विद रिगार्ड्स टू हाउ यू शुड गो अबाउट रेजिंग योर किड्स इन कैनेडा। बहुत से लोगों को चैलेंज होता है और क्वेश्चंस होते हैं कि हम बच्चों को कैसे रेज करेंगे, क्योंकि हम तो इवेंचुअली बच्चों की वजह से रहे होते हैं। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वीडियो जहां हम बात कर रहे हैं कि कनाडा में जो है वो ठंड के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके इर्द गिर्द या उससे कैसे जो है हम वर्क अराउंड कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। थैंक यू।